नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, रायपुर में संविधान दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सक्रिय भाग लिया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर जोर देना था। समारोह में विद्यार्थियों और नागरिकों ने संविधान की उद्देशिका का शपथ पाठ किया, जिसमें सभी में संवैधानिक जिम्मेदारियों और अधिकारियों के प्रति जागरूकता बढ़ी। सीएम साय ने अपने संबोधन में संविधान के महत्व और समाज में इसके पालन की आवश्यकता पर प्रकाश भी डाला। आपको बता दें, कार्यक्रम में नागरिकों और युवाओं लोकतंत्र, न्याय और कानून के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना मजबूत करने का प्रयास किया गया। लोगों के बीच में, समाज के बीच में रखने का स्वतंत्रता भी देता है। और आज ये संविधान की ही व्यवस्था है कि जो हमारा ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हम जैसे लोग भी विधायक और सांसद जैसे पदों पर आ पाते हैं। इस संविधान की व्यवस्था के कारण ही संभव हो पाता है। और इस संविधान का निर्माण में हमारे पूरे देश के लोगों ने भाग लिया, जिसमें शुरुआती के दौर में 300 से भी ज्यादा सदस्य थे। बाद में वो 299 हो गए थे और हमारे छत्तीसगढ़ के भी लोग उसमें शामिल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, ऐसे लोग छत्तीसगढ़ निर्माण समिति जो हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव थे, वो उसमें शामिल थे। तो उनको भी आज के इस अवसर पर नमन करते हैं। और आज बड़ा गौरव का विषय है कि संविधान में ही आज सभी वर्गों के विकास की भी व्यवस्था समाहित है, जिसके कारण इस देश में सबका समुचित विकास हो पाता है। और मैं इस वक्त ज्यादा नहीं कहते हुए पुनः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए और हमारे छत्तीसगढ़ के तीनों जो इस संविधान निर्माण समिति के सदस्य थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, इनको नमन करते हुए और आप सब लोगों को फिर से एक बार संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए और इस अच्छा आयोजन के लिए हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग का धन्यवाद करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 28 नवंबर को नवा रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस और 3 दिसंबर को इंडिया वेस्ट अफ्रीका वनडे मैच को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रायपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। सिविल लाइंस में पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें, बैठक में वीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी अप्रिय घटना से बचने के उपाय तय किए गए हैं। इसी कड़ी में राजधानी के 256 से अधिक चाकूबाजों और आपराधिक तत्वों की परेड कर समझाया गया और अपराधों से दूर रहने की चेतावनी दी गई। आपको बता दें, डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी राज्यों और अर्धसैनिक बलों के डीजी शामिल होंगे। वहीं 3 दिसंबर को नवा रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच होगा। इसीलिए ये पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी भी शामिल होने वाले, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर तैयारियां जोरों पर है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी और पीएम मोदी के दौरे के साथ ही अडानी परियोजनाओं को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एग्रो स्टैक ने हजारों किसानों का धान कटवा दिया और आदिवासी क्षेत्रों में वन विभाग के पत्ते भी दिए गए। धान खरीदी में अव्यवस्था रोजाना देखने को मिल रही है। वहीं भूपेश बघेल ने केंद्रीय चुनाव आयोग को कीचुआ बताया और कहा कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, बीएलओ की मौत तक हो जा रही है। पीएम मोदी की विष्णुदेव की तारीफ करने और अडानी को जमीन दिलाने के प्रयासों पर भी उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए। दुर्ग में व्यापारियों के प्रदर्शन, घुसपैठियों के मुद्दे और बीजेपी के नक्सली बयान पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हिडम्बा के मौत से हमारे जवानों को सफलता मिली और नक्सलियों को झटका लगा, ये भी उनका बयान रहा। वहीं दूसरे सर्वर डाउन होने के कारण से जो एसआईआर में नाम जुड़वाने का काम बहुत मुश्किल से बीएलओ है वो फॉर्म इकट्ठा कर पा रहे हैं। बहुत शिकायतें बीएलओ के ऊपर भी आ रहे हैं, बीएलओ के ऊपर दबाव भी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे धमका भी रहे हैं कि नाम जुड़वाने के लिए रायपुर की बात करो, चरौदा की बात करो, वहाँ सब जगह धमकी चमकी लगा रहे हैं। इसका नाम कैसे काट रहे हो, मेरे पूछे बिना कैसे नहीं कर रहे हो। तो ये दबाव उनको झेलना पड़ रहा है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ भी सर्वर काम नहीं कर रहा है। सब लोग जो नाम जुड़वाने के लिए जा रहे हैं, फॉर्म इकट्ठा हो गया, मान लो किसी जगह 70-80% हो गया, लेकिन अपलोड नहीं हो रहा है। 1 घंटे में 2-3 ही अपलोड हो रहा है। देवभोग से अभी हमारे विधायक जी आए थे, जनक ध्रुव, उन्होंने बताया कि 3 घंटे में 8 फॉर्म जमा हुए। 3 घंटे में 8। तो सोच लीजिए, यदि किसी पोलिंग बूथ में 500 यदि वोट है तो कितने घंटे लगेंगे, या 800 वोट है कितने घंटे लगेंगे। तो ये जो 1 महीने का जो ये लोग समय सीमा तय किए हैं, और इसके कारण से ये केचुआ के आदेश से अभी तक हम लोगों ने देखा कि सांप के, बिच्छू के डसने से लोगों की मौत होती है। अब केचुआ के डसने से दर्जनों लोग बीएलओ की मौत हो गई है। केचुआ मतलब समझ रहे हैं ना, केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ, उसके डसने से मौत। आज तक नहीं सुने थे केचुआ डसने से मौत होती है? हाँ, अमली पदर में भी मौत हो गई। तो ये दबाव के कारण से सभी स्थिति बन रही है। तीसरी बात, धान खरीदी हो गया, एसआईआर हो गया। एसआईआर में बड़े पैमाने पे नाम काटने की तैयारी है, और ये लोग बोले हैं कि जो बांग्लादेशी हैं उसको बाहर करने का मौका मिलेगा। तो भैया सरकार आपकी है, हमने तो विधानसभा में बार-बार पूछ रहे हैं कितने रोहिंग्या हैं, कितना बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, बताएं। मेरा भी प्रश्न, दूसरे विधायक की छोड़ी, मैं ही प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सरकार आंकड़े नहीं दे पाई है एक भी। तो ये केवल ये राजनीतिक शोषा है इनका, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। तमनार वन परिक्षेत्र के गौरमुड़ी गांव के तालाब में एक हाथी शावक डूब गया है। आपको बता दें, घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक का शव तालाब से बाहर निकाल लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शावक की उम्र लगभग 1 साल थी। स्थानीय वन अधिकारियों के अनुसार बीते 15 दिनों से क्षेत्र में हाथियों का दल विचरण कर रहा था और इसी दल में नर, मादा और शावक मिलाकर कुल 34 हाथी शामिल थे। वन विभाग ने बताया कि शावक के डूबने की सटीक वजह की जांच की जा रही है और क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वन परिक्षेत्र के अधिकारी तमनार ने कहा कि हाथियों के सुरक्षित आवागमन और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। एक हाथी जो है, हाथी के बच्चे की डूबी हुई है तालाब में, उसकी लाश पड़ी हुई है करके। तो हम गए तो जब वहाँ निकाल के देखा गया तो एक नर हाथी था, उसका शावक था। और जैसे ग्रामीणों ने और जो हमारे बीट ऑफिसर ने हमें बताया
कि कल वो जो है रात में जब यहाँ आए थे 3 से 4 बजे के दरमियान पानी पीने, और उसी के दौरान वो डूब के वहाँ पर मौत हो गई थी उसकी। जांच में जुटे हैं, तो जांच करें लगातार हाथी की। हाँ, अभी तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग चल रही है। हाथी मित्र दल भी यहीं है, हमारे स्टाफ भी कल यहीं थे, और सभी स्टाफ यहाँ पर हैं। कंटिन्यू मॉनिटरिंग भी चल रही है, और जंगल में कल हाथी का विचरण हो रहा था, और उस दरमियान वो रात को हाथी आया 3 से 4 बजे और उसकी मृत्यु हुई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नारायणपुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 28 नक्सलियों ने हथियार सहित अपना आत्मसमर्पण किया है, जिसमें बड़े कैडर के 8 महिला और 9 पुरुष जो है वो शामिल हैं। आपको बता दें, पुनर्वास नीति के तहत ये आत्मसमर्पण किया गया है, तो नारायणपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 8 महिला शामिल है, 19 पुरुष भी इस आत्मसमर्पण में शामिल हैं। पुनर्वास नीति के तहत ये आत्मसमर्पण जो है वो किया गया है। तो नारायणपुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नारायणपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। 28 नक्सलियों ने हथियार सहित आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें, इस समूह में बड़े कैडर के 19 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत अपने जीवन में नया मोड़ लेने के लिए सामने आए हैं। ये कदम न केवल सुरक्षा बलों के लिए सफलता मानी जा रही है, बल्कि स्थानीय लोगों और प्रशासन के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है। नारायणपुर पुलिस ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों का स्वागत किया है। उन्हें पुनर्वास योजना के तहत सुविधाएं देने की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू कर दी गई है। वहीं इस दौरान अधिकारियों का कहना है कि इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, ये घटना नक्सल प्रभावित जिलों में शांति स्थापित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो नारायणपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के भूकंप अटल आवास में पति पत्नी की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, सूचना के अनुसार पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। घर में पत्नी नेहा उर्फ शिवानी तांबे की लाश जो है वो बिस्तर पे और पति राज तांबे की लाश पंखे में लटकी हुई मिली। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दंपत्ति का 10 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था और उनके 3 बच्चे हैं। घटनास्थल से दीवार में लिपस्टिक से लिखा सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें पत्नी के चरित्र पर संदेह और एक लड़के का नाम लिखा हुआ था। पुलिस के अनुसार पत्नी के गले पर खरोच के निशान और सुसाइड नोट के आधार पर माना जा रहा है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या की, उसके बाद खुदकुशी कर ली। बिलासपुर में पति पत्नी की ये संदिग्ध मौत के बाद हलचल तेज हो गई है। हत्या के बाद सुसाइड का आशंका जो है वो जताया जा रहा है। पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सुकली के नेशनल हाईवे 49 में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, 3 घायलों को तत्काल रूप से हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग सड़क पारा शांति नगर नवागढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी बारात से वापस नवागढ़ लौट रहे थे, तभी सुकली के पास ये भीषण दुर्घटना हो गई। तो आपको बता दें, नेशनल हाईवे 49 पर ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच ये भिड़ंत हुई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल रूप से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें, ये सभी एक बारात से वापस आ रहे थे जब ये दुर्घटना हुई। तो नेशनल हाईवे 49 पर यह दुर्घटना हुई है, जहां 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में धान की कटाई लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन किसान द्वारा पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे वायु प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर असर पड़ रहा है। आपको बता दें, कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि पराली जलाने से भूमि के लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी कठोर हो जाती है और अगली फसल की उपज भी जो है वो घट जाती है। बलौदा बाजार के कलेक्टर दीपक सोनी ने किसानों से पराली जलाने से परहेज करने की अपील की है। उन्होंने निगरानी दल का इसके लिए गठन भी किया है, जिसमें ग्राम के पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सचिव और कोटवार शामिल हैं। आपको बता दें, ये दल खेतों का निरीक्षण कर किसानों को वैज्ञानिक तरीके से पराली प्रबंधन और पशु चारा या जैविक खाद बनाने के उपाय बताएंगे। कलेक्टर ने इस दौरान कहा कि पराली जलाने से मूल्यवान संसाधन बर्बाद होता है और पशु चारे की कमी के कारण जानवर सड़क पर भटकने लगते हैं। पराली जलाने के लिए निगरानी दल का गठन कर दिया गया है। ये दल जो है वैज्ञानिक तरीके से पराली जलाने के तरीके बताएंगे और कैसे इन संसाधनों का उपयोग किया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। अग्रणी किसान होंगे उनको अपन जो है इसमें भविष्य में जो है, जैसे जो पराली नहीं जलाते हैं और जो पराली को सेव करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, या तो वो पशु चारे के लिए सुरक्षित रखते हैं या वर्मी कंपोस्ट के लिए सुरक्षित रखते हैं, तो बेसिकली जो ऐसे किसान हैं उनकी भी सूची बनाई जाएगी कि उनको अग्रणी किसान के रूप में ज़िले में चिन्हांकित किया जाएगा। तो बेसिकली और सभी किसानों को जो है पहले से ही ग्राम सभा जब हुई थी 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक, उसमें भी सभी जगह पे सूची का पठन किया गया था कि जिनका पंजीयन हो गया वो अपना खसरा का नंबर देख ले, रकबा का। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज और राम गोपाल गर्ग ने कार्यालय सभागार में रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की है। आपको बता दें, बैठक में इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस यानी ITSSO पोर्टल के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की प्रगति का विस्तृत अवलोकन किया गया। महिला संबंधी अपराधों के त्वरित और प्रभावी निराकरण पर विशेष बल दिया गया। आपको बता दें, पुलिस महानिरीक्षक ने निर्देशित किया कि सभी चालान माननीय न्यायालय में निर्धारित समय पर प्रस्तुत किए जाए और अनावश्यक विलंब से बचते हुए लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। उन्होंने आगामी दिसंबर महीने तक लंबित मामलों के निराकरण में अधिकतम प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, बैठक में ITSSO पोर्टल के माध्यम से की जा रही कार्रवाई, केस ट्रैकिंग कार्यप्रणाली और बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों पर भी चर्चा की गई। महिला अपराधों के त्वरित निराकरण पर भी जोर दिया गया। आपको बता दें, ITSSO पोर्टल की इस दौरान समीक्षा की गई। दुर्ग कार्यालय में जिला बालोद, बेमेतरा और दुर्ग के नोडल अधिकारियों की एक बैठक रखी गई, जिसमें ITSSO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसके जो लंबित प्रकरण है उसकी समीक्षा की गई। यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें कि जो भी महिला संबंधी अपराध, खासकर चाहे वो बलात्कार का हो या पॉक्सो से संबंधित केसेस हों, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है टाइमलाइंस के आधार पर। तो कोशिश ये है कि 60 दिवस के भीतर जितने भी ऐसे प्रकरण दर्ज होते हैं उनकी विवेचना कंप्लीट हो और चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। तो ये समीक्षा टाइम टू टाइम हमारे द्वारा की जाती है। तो तीनों जिलों के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी महिला संबंधी अपराध पंजीबद्ध होते हैं उनमें 60 दिवस के भीतर, जो कि हमारे जो नए कानून हैं उनकी भी मंशा है, और ITSSO पोर्टल के माध्यम से भी उसकी समीक्षा के आधार पर निराकरण करने का प्रयास किया जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बेमेतरा से है, जहां CGPST 2024 में जिले के होनहार युवाओं ने दमदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, चयनित प्रतिभागियों ने बेमेतरा कलेक्ट्रेट के दृष्टि समाकक्ष में आयोजित विशेष समारोह में शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कलेक्टर रणवीर शर्मा ने मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बेमेतरा के युवाओं को बड़ी सफलता मिली है, ये उनका बयान था। आपको बता दें, ये सफलता पूरे जिले के लिए गौरव की बात है और आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा बनेगी।
सर मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और भैया को देना चाहता हूँ, और जिन्होंने मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है। और सर इसके लिए सर मैंने काफी संघर्ष किया है, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और मेरी पूरी स्कूलिंग ग्राम से ही हुई थी। उसके बाद मैंने सर बीएससी गणित से मैंने ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग से पढ़ाई की थी, और सर ये पीएससी मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। और सर सबका आशीर्वाद रहा सर, तो मुझे इस बार डीएसपी का पद मिला है सर। आपका शुभ नाम बताएंगे, कौन सा रहेंगे? सर मेरा नाम संदीप बघेल है, और सर मेरा रैंक सीजीपीएससी में 60वां है, और मुझे डीएसपी का पद मिला है। सर इस सफलता को पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मेरे को ये 4 प्रयास में मिला है, लेकिन सफल हुआ हूँ सफलताओं के बाद, तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आप इनका श्रेय किनको देना चाहते हैं? सर इनका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने बड़े भाई को देना चाहता हूँ, साथ ही अपने दोस्तों को, जो मेरे असफलताओं के दौर पे मेरे साथ हमेशा खड़े रहे सर। आपका शुभ नाम बताएंगे, कौन सा पद पर आप? सर मेरा नाम भगवंता साहू है। वर्तमान में मैं सीजीपीएससी 2024 में 66वां रैंक पाया हूँ, और मुझे छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सेवा अधिकारी के रूप में चयन हुआ सर। जैसे कि आपको पता है पीएससी का रिजल्ट आया, हमारे ज़िले के 7 जो बच्चे हैं उनका उसमें चयन हुआ। आज जिला प्रशासन के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है, उनके माता पिता और अभिभावकों को भी बुलाया गया था, और आज उनको एक छोटा सा सम्मान समारोह के जरिए जो है वो उनको सम्मानित किया गया। मैं ज़िले के सभी बच्चों से अपील करता हूँ कि खूब मेहनत करें, पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने समाज का। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दुर्ग से है, जहां भुइया पोर्टल में बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड और राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें, दुर्ग पुलिस ने इस संगठित गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। आपको बता दें, 13 अगस्त को तहसीलदार राधेश्याम वर्मा ने अहिवारा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पटवारी हल्का अछोटी और मुरमुंदा के भुइया पोर्टल में हैकिंग कर फर्जी खसरे बनाए गए हैं, और भारतीय स्टेट बैंक नंदनी से 30 लाख रुपए का लोन फर्जी तरीके से लिया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी दीनू राम यादव ने पटवारी के यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ ही ओटीपी का दुरुपयोग कर सरकारी और निजी जमीनों के खसरे खतौनी में छेड़छाड़ की है। फर्जी खसरे बनाकर कुल 36 लाख रुपए का लोन लिया गया है। ये हमारे यहाँ दो महीने पहले एक मामला दर्ज हुआ था, जो ज़मीन के जो सरकारी ज़मीन के जो सरकारी ज़मीन में जो फर्जी तरीके से नामांतरण करके उस ज़मीन के आधार पर लोन लेना पाया गया था। लोन लेने के आधार पर शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो एक लेटर दिया गया था, उसके आधार पे उनके द्वारा जो एफआईआर कराया गया था। तो हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों ने पहले भी इसमें 3 आरोपियों को जेल भेजा है। इसमें जो उनकी भूमिका थी अलग अलग प्रकार की थी। पहले जिनको भेजा गया था वो ऑलरेडी जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन उनके में अकाउंट में पाया गया था। देन उसके बाद जो 2 आरोपी भेजे थे, उन्होंने जो है ऑपरेटर का काम किया था, और ऑपरेटर का काम करते हुए भुइया के सॉफ्टवेयर में यूज़र पासवर्ड और आईडी का उपयोग करते हुए उन्होंने उस ज़मीन में छेड़छाड़ किया था। देन अभी जो हम लोगों ने 6 आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को अपने हिरासत में लिया है, जिन्होंने उसमें भूमिका निभाई है। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।